नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी कंपटीशन क्लासेज। मित्रों, हम कल हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ना शुरुआत करके कारसा द तासी के बारे में कुछ बातें की थी। कारसा द तासी कौन है? वही सबसे पहले इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया। ये वही कारसा द तासी है जो फ्रेंच विद्वान है। इन्होंने इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी पुस्तक लिखी और ये हम सबको भली भांति मालूम है। नेक्स्ट मित्रों अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा गार्सा द तासी को पहले वाले से जोड़कर आगे की तरफ हम पढ़ेंगे। तो बिना समय सीधा यहाँ क्या करते हैं, शुरू। स्वागत है आपका हिंदी कंपटीशन क्लासेज में। मित्रों ये देखो गार्सा द तासी, ये वाला पोर्शन हमने कल थोड़ा सा इसके बारे में परिचय किया था, तो इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने कर लिया है, ज्यादा समय नहीं खवाएंगे। इसकी अगली स्लाइड पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो मित्रों, हमने ये पढ़ा था कि ये जो गार्सा द तासी है वो फ्रेंच के विद्वान है और हमने इस रचना, ये जो इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी है, इस रचना का हमने क्या किया था, विश्लेषण किया था कि इस्तवार का मतलब इतिहास होता है, लिटरेचर का मतलब लिटरेचर होता है, एंदुई का मतलब होती है वो हिंदी भाषा जो हिंदुओं द्वारा बोली जाती है। एंदुई का मतलब क्या होता है, वो हिंदी भाषा जो हिंदुओं द्वारा, और हिंदुस्तानी का क्या मतलब होता है कि वो भाषा हिंदी और उर्दू का मिश्रण जो मुसलमान भाइयों द्वारा बोली जाती है। ये हमने क्या किया था, पढ़ा था। इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि ये जो इसका रचना काल है, वो जो रचना काल है वो 1839 और 1871 है। क्यों? क्योंकि इसके जो संस्करण है मित्रों, दो भागों में इसको क्या है, भाग तो इसके 5 है, लेकिन संस्करण 2 बार में इसको प्रकाशित किया गया। एक बार में इसका पहला भाग और द्वितीय भाग, ठीक है, और तीसरी बार में तीसरा, चौथा और पांचवा, दो दो बार में 5 भाग को इसमें क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। ये हमने पढ़ा था। इसको जो है, इसका प्रकाशक कौन है, इस किताब को इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे, आयरलैंड की एक कमेटी है जो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी नाम से जानी जाती है। यहां तक हमने पढ़ा था। इसको मैंने थोड़ा स्पीड में किया है, लेकिन अभी हम आराम से पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखो ये जो इसकी मूलभूत विशेषताएं देखते हैं, इसकी गार्सा द तासी की भी और इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी की भी, दोनों को मिला के हम पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, प्रश्न बनता है सीधा और सटीक। मैं फिर कहता हूं, अपना प्रथम टारगेट ये है परीक्षा में प्रश्न को सही जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो, यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में है, लिखा गया है। इसका जो मूलतः, मूल यानी कि जो मूल रूप है, बाद में कोई भी इसका अनुवाद कर सकते हैं, उससे कोई नहीं। इसका जो मूल है वो फ्रेंच भाषा में है और विद्वान भी फ्रांसीसी है। अब देखो, सन 1848 में, कौन सा है, 1848, 1838 में दिल्ली के एक मौलवी थे, उसका नाम था करीमुद्दीन, याद रखना है। करीमुद्दीन ने वाई एफ फैनल, वाई एफ फैनल के सहयोग से दिल्ली यानी कि अब की नई दिल्ली कॉलेज के, देखो कॉलेज का नाम है वाई एफ, दिल्ली कॉलेज थी, उसके माध्यम से तबकात उत ससुअरा अथवा तजकिरा ई ससुअरा ई हिंदी के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया। इन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों का भी समावेश किया। इतिहासकार इसे करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मानते हैं। देखो मित्रों, अब थोड़ा इसको सुनते हैं, क्या बात है समझते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो रचना है कौन सी, इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी, एक नाम याद रखना है, मौलवी करीमुद्दीन। कौन है, मौलवी करीमुद्दीन। इस मौलवी करीमुद्दीन ने वाई एफ फैनल संस्था है, इसके सहयोग से, फैलन सॉरी व्यक्ति है, वाई एफ फैलन के सहयोग से दिल्ली के कॉलेज में इसने क्या किया, उर्दू में इसका अनुवाद किया। इसमें किया उर्दू में। अब उर्दू में अनुवाद किस नाम से किया, तो किया तजकिरा ई शशु अरा ई हिंदी, तजकिरा ई शशु अरा ई हिंदी। इसी का दूसरा नाम है तबकात उ ससु अरा, तबकात उ ससु अरा। अब बात यह है कि कुछ जो विद्वान है ये उर्दू में इन्होंने प्रकाशित किए, वापिस उर्दू में ट्रांसलेट किया, उसके बाद में इसको उर्दू में प्रकाशित किया, फ्रेंच से कर दिया उर्दू में। तो कुछ ऐसे विद्वान इतिहासकार है जिन्होंने ये कहा कि ये तो उर्दू में जो लिखी गई है ना, इसमें थोड़ा बहुत तथ्य क्या करीमुद्दीन ने खुद अपनी ओर से मिला दिए। तो करीमुद्दीन से मिलाए तो अन्य इतिहासकारों ने, किसी कई सबने तो नहीं, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये तो क्या है, करीमुद्दीन की मौलिक रचना है। मौलिक का मतलब होता है खुद की रचना, ना किसी की कॉपी। लेकिन ये बात हम गलत कहते हैं इसको। कुछ विद्वान ने कहा वो अलग बात है, लेकिन ये सही बात नहीं है।
ठीक है, तो याद क्या रखना है, करीमुद्दीन। दो बात याद रखनी है, करीमुद्दीन ने किस भाषा में इसका अनुवाद किया, उर्दू में। कहा नाम क्या है इसका, यहाँ पे लिख देता हूं वापिस, देखो, तजकीरा, तजकीरा ई उर्दू का नाम है, तो उर्दू जैसा ही है भाई, ई हिंदी। अब ए रटा नहीं जाए तो कोई बात नहीं, ये ध्यान रहना कि ऐसा नाम आए तो ये मौलवी करीमुद्दीन ने इसका क्या किया है, अनुवाद किया है। अब आगे देखते हैं, देखो कि सन 1953 1953 कौन से सन की बात करें, एक मित्रों एक और इतिहासकार है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। कौन है, जो प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे। क्या नाम है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, जो प्रयाग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की, जिसमें ये प्रोफेसर थे हिंदी विभाग के। इन्होंने एक रचना की, देखो नाम क्या है, हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या है मित्रों, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। अब अपने इसमें ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, इसमें इतना याद रखना है कि हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया, अपने लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। मैं फिर कहता हूं कि किताब का नाम है हिंदुई साहित्य का इतिहास, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि कौन सी, हिंदुई का मतलब, हिंदुई का मतलब है वह भाषा जो हिंदुओं द्वारा बोली जाती थी। इसका अनुवाद किसने किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। किसने किया मित्रों, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, और तजकीरा ई ससुरा दिल्ली, मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन। दो बातें याद है, इस पेज पे केवल आपको दो बातें याद रखनी है, ध्यान रखना। तो ये जो फ्रेंच विद्वान है गारसा द तासी, इसकी जो रचना इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदु, ये हिंदुस्तानी, इसका एक अनुवाद किया गया। उर्दू में अनुवाद करने वाले कौन थे, मौलवी करीमुद्दीन। किस नाम से किया, तस्कीरा ई ससुरा ई दिल्ली। ठीक है, अब ये सॉरी ई हिंदी, इसका किसने किया, मौलवी करीमुद्दीन ने। और हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास ये किसने किया, अपने लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। आगे है महत्व। क्या है, महत्व, एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो बहुत अच्छी बात है, ये बात लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा, ताकि क्या है, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। ये कहते हैं कि इसका महत्व, इस किताब का महत्व की बात कर रहे हैं मित्रों। एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम, देखो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना मित्रों, सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। क्या किया गया, प्रयास, केवल प्रयास किया गया है, इसको माना नहीं गया है। अगर पूरी हिंदी साहित्य का पहला है जरूरी नहीं है, माना प्रयास किसने किया था, गारसा द तासी ने, जो विदेशी विद्वान है। कैसा है, विदेशी, जिसमें भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। इससे ये बात है, आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति होता है, जैसे किसी ने क्या बनाया, ग्राहम बेल ने बनाया। अब ग्राहम बेल ने फोन में आविष्कार किया, लेकिन ग्राहम बेल को अगर किसी ने ये बात कही कि भाई हम फोन भी बना सकते, यहाँ से दूर बैठे बात कर सकते, तो वो उससे भी बड़ा है। ये विचार आना बहुत बड़ी बात है। हवाई जहाज उड़ेगी, बना दिया, लेकिन ये उड़ने वाली एक चीज बनाएंगे, ये विचार आना बहुत बड़ी बात है। तो ये इस विचार लाने का काम किया किसने, गारसा द तासी ने। इस तासी ने क्या किया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो भारत के जो विद्वान थे उनको लगा कि जब एक विदेशी विद्वान हिंदी साहित्य का इतिहास लिख सकता है, तो हम क्यों नहीं, ये तो अपना काम है खुद का भाई, जब खुद का काम है तो हम क्यों नहीं लिख सकते। आई एम राइट। चलो आगे देखो, फिर इसकी कुछ कमियां हैं। किसकी, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदु हिंदुस्तानी। मैं पता है आपको, मैं बार बार बोलता हूं, बार बार बोलने का रीजन है कि आप बार बार सुनोगे तो याद रहेगा। इसकी कुछ कमियां हैं, देखो कि इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। जैसे हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल पढ़ते हैं मित्रों, ये जो पढ़ते हैं काल विभाजन, लेकिन गारसा द तासी ने ऐसा कहीं पे भी प्रयास नहीं किया कि भाई कवियों को
या हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने भी कवि लोग हैं उनको अलग अलग काल खंडों में बांटा जाए, ऐसा इसमें प्रयोग नहीं किया गया। इस दृष्टि से इस किताब को हम पूर्ण नहीं कह सकते, मतलब ये वो चीज नहीं है जो हमें चाहिए। अब देखो इस पुस्तक में कवियों और लेखकों को काल क्रम के स्थान पर अकार आदि, अब ये अकार आदि क्या होता है, यहाँ पे लिखा था अकारादि, यानी कि अकार प्लस आदि, अकार प्लस अकार का मतलब यानी वर्णमाला के हिसाब से, वर्णमाला के हिसाब से अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो सबसे पहले अशोक नाम आएगा, उसके बाद में भंवर आएगा, उसके बाद में कैट आएगा, उसके बाद में डॉग आएगा, क्योंकि क्रम से अल्फाबेट के हिसाब से। तो इस गारसादा तासी ने क्या कर दिया, अकार आदि की हिंदी की जो वर्णमाला है इसकी वर्णमाला के हिसाब से क्या कर दिया, कवियों को बांट दिया। अब हिंदी की वर्णमाला में कवियों को बांटने से घाटा क्या हुआ कि कबीर और केशव दोनों एक स्थान पे आ गए, कबीर और केशव, अब ये दोनों एक स्थान पे आ गए, तो इनका क्या है कि भाई ये साथ में कैसे पढ़ेंगे, भाई बहुत दूरी है, इनमें क्या है बहुत ही दूरी है, तो ये भी क्या है सटीक नहीं है, हिंदी साहित्य की दृष्टि से क्या नहीं है, सटीक नहीं है। इसमें अब अगला है, इसमें युगीन प्रवृत्तियों यानी कि विशेषता का कोई विवेचन नहीं किया गया, इसको युगों में भी नहीं बांटा गया मित्रों, इसको युगों में भी नहीं बांटा गया। आगे देखते हैं नोट कि उक्त कमियां होने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदी साहित्य के इतिहास की व्यवस्थित पुस्तक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कमियां बहुत है। क्या है मित्रों, कमियां। अब देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे व्रत संग्रह कहते हैं, मतलब कि एक संग्रह, संग्रह का मतलब एक कवियों को एकत्रित किया एक जगह, ये अच्छी बात है। इसने प्रयास किया, एक बड़ा सा ग्रंथ लिखा, इसमें भी बात है, तो व्रत का एक संग्रह है, केवल एक संग्रह है, मात्र का मतलब केवल। तो आचार्य रामचंद्र ने कहा कि ये गारसादा तासी का प्रयास तो अच्छा था, लेकिन कुछ नहीं, कवियों का एक संग्रह, एक जगह कवियों को इकट्ठा करके लिख दिया, एक बड़ा संग्रह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल, बहुत बड़े आलोचक है मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, एक ही बात है, विकास को फिर इतिहास में कन्वर्ट किया गया था। तो लिखने वाले कौन है, रामचंद्र। अच्छा एक बात है, जितना भी व्रत संग्रह आया, चाहे व्रत संग्रह बहुत बड़ा व्रत संग्रह, ये व्रत संग्रह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही नहीं लिया है, फिक्स कर लेना। व्रत संग्रह नाम किसने लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखो इसमें क्या बात है विशेष, कि वर्णित कवियों की कुल संख्या, अब ये जो लिटरेचर जो हिंदी से ये हिंदुस्तानी किताब है, ये जो ये हिंदुस्तानी किताब है ना, इसमें कवियों का क्या है, कवियों की संख्या कितनी है। तो देखो ये जो इसका मूल ग्रंथ है, तासी ने लिखा, तासी मतलब गारसादा तासी, ये जो इस्तवार द लॉ लिटरेचर ये हिंदुस्तानी किताब है, इसमें कुल 738, कितना है मित्रों, 738, 738 कवियों के, कवि जो है वो इसमें कुल बताए गए हैं। कितने कवियों का इसमें वर्णन है, मूल किताब में, मूल यानी कि गारसादा तासी की जो फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई, उस फ्रांसीसी भाषा में 738 कवियों की क्या की गई है, बात की गई है, वर्णन किया गया है। उस 738 में से 72 कवि हिंदी के हैं, 72 कवि कितने हैं, हिंदी के, बाकी उर्दू के, प्राकृत, पाली, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें 72 हिंदी के। याद रखने की बात है, गारसादा तासी की किताब के मूल किताब में कितने कवियों का वर्णन है, कुल 738 कवियों का। उस 738 में से हिंदी के कितने कवि है, 72। कितने हैं मित्रों, 72। फिर आते हैं उर्दू में अनुवाद किसने किया, मौलवी करीमुद्दीन, याद आया, मौलवी करीमुद्दीन, सशक्कुश इस नाम हिंदी से किया था। इस मौलवी करीमुद्दीन ने इसमें कुछ कवियों को और मिलाया, और 1004 कवियों का, कुल कितने, 1000, मौलवी करीमुद्दीन ने 1004 कवियों का वर्णन किया। मौलवी करीमुद्दीन ने 1004, करीमुद्दीन की किताब क्या नाम था, तबकात उ ससुअरा, तबकात उ ससुअरा या तज़किराई ससुअरा, याद आया। मौलवी करीमुद्दीन ने कितने कवियों का वर्णन किया, 1000, कितने, 1000, उसमें से 60 कवि हिंदी के, 60 कवि कितने हैं, हिंदी के। 1000 में से 60 निकाल दो, 940 कवि तो है अदर भाषा के, यानी कि उर्दू के ज्यादातर, और 60 कवि जो है वो है हिंदी के। तो देखना, मैं वापस कह रहा हूं कि फ्रांसीसी विद्वान गारसादा तासी की मूल किताब में 738 कुल कवियों का वर्णन किया गया, जिसमें 72 यानी कि 72 कवि हिंदी के हैं। फिर मौलवी करीमुद्दीन ने उसका उर्दू में अनुवाद किया, उर्दू में अनुवाद किया,
तो क्या नाम था भाई? नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेने में तकलीफ होती है। तबकात उ ससुअरा, तबकात उ ससुअरा, ये उर्दू में इसका क्या क्या कन्वर्ट किया और 1004 1004 क्या है कवियों का क्या किया वर्णन। कुल उस 1004 में से 60 कवि, कितने कवि? 60 कवि हिंदी के, 60 कवि। तो उर्दू के कितने हो गए? 944, 944। अब देखो फिर हिंदी में अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, याद आया? हिंदी में अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसमें बहुत उसकी संख्या कम कर दी। क्या कर दी? कम। इन्होंने केवल 358 कवियों का क्या किया? वर्णन। और बड़ी बात है कि संख्या कम तो की लेकिन बाकी को बाहर निकाला, हिंदी के कवियों को ज्यादा डाला, क्योंकि अनुवाद किसमें किया इन्होंने? हिंदी में। कुल तो है 358, कितने हैं कुल? कितने मित्रों? 358। उन 358 में से 220 तो केवल हिंदी के ही है। 358 में 220 कौन से हैं? हिंदी के। ये देखो 220 हिंदी के, 220 क्या है? हिंदी के। मैं पुनः बात करता हूं, देखो इसके बारे में थोड़ा सुनना। मैं कहता हूं इसको गारसादा तासी की जो किताब है उसको 3 बार हम देखेंगे। पहली बार तो मूल किताब है जो खुद ने लिखी, तासी ने खुद ने लिखी। 738 कवियों का वर्णन किया। उस 738 कवियों में से 72 कौन थे? हिंदी के कवि। उसके बाद में मौलवी करीमुद्दीन ने इसका वर्णन, उसका अनुवाद किया उर्दू में, ठीक है। उस उर्दू में करने के बाद में इन्होंने बात की 1004 कवियों का वर्णन किया। कितना? 1004। उसमें से 60 कवि है हिंदी के, 60 कवि क्या है? हिंदी के। उसके बाद में अपने लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो है उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। कौन सा? हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या नाम था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। इन्होंने वर्णन किया, इन्होंने कम कर दी संख्या, कम करके 358, कुल 358 का वर्णन किया। उसमें से 220 तो केवल हिंदी के हैं, 220 तो केवल हिंदी के। याद रहेगा मित्रों? वेरी गुड। अब देखो इस ग्रंथ के बारे में एक नोट है। क्या है? इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि का नाम वेरी इंपोर्टेंट है। मैं लिख देता हूं यहां पे मोस्ट। क्या लिख देता हूं? मोस्ट। याद रहना ही चाहिए, याद रहना ही, मोस्ट नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट। इस ग्रंथ में शामिल जो प्रथम कवि है उसका नाम है अंगद। क्या नाम है? और अंतिम कवि का नाम है हेमंत। अंतिम कवि का क्या नाम है? हेमंत। याद रहेगा गारसादा तासी की जो लक्ष्मी कुमार वार्ष्णेय की जो रचना है इसमें पहले कवि का नाम है अंगद, पहले कवि का नाम है अंगद और अंतिम कवि का नाम है हेमंत। तो क्या लिखे? पहले का नाम क्या है? अंगद। और लास्ट क्या है? लास्ट यानी कि अंतिम का क्या नाम है? हेमंत। याद रहेगा मित्रों? अंगद हेमंत। बोलो पहला अंगद लास्टवा हेमंत, पहला अंगद लास्टवा हेमंत, पहला अंगद लास्टवा हेमंत, पहला अंगद लास्टवा हेमंत। चले आगे। चलने से पहले 2 मिनट का आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको तो ये नोट्स काम आएंगे मित्रों, सारे के सारे, कुछ भी बाकी नहीं रखा हूं। और मैंने फिर कह रहा हूं केवल सवाल सही होना चाहिए, ये टारगेट रहना चाहिए आपका, इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ये फिक्स है। ले लिया? चलो स्क्रीनशॉट लेने में इससे ज्यादा समय नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है। अगला, अगले कवि कौन आ गए भाई? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर में हमने शुरुआत में एक बात पढ़ी थी, इसका बाद में मैं थोड़ा बता देता हूं कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर ऐसे कवि है जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का दूसरे कवि है जो प्रयास किया था। शिव सिंह सेंगर दूसरे ऐसे कवि है जो हिंदी साहित्य लिखने का क्या किया? प्रयास। और पहले ऐसे भारतीय है जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का क्या किया? प्रयास। दो बातें। क्या बातें हैं? दो। दूसरे कवि, दूसरे ऐसे कवि हैं, इतिहासकार, सॉरी, हिंदी साहित्य दूसरे दूसरे इतिहासकार हैं जिन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। केवल क्या किया? प्रयास। और प्रथम भारतीय है, प्रथम भारतीय। अगर वहां पे भारतीय लिखा है तो गारसादा तासी मत करना मित्रों, भूल हो सकती है, नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी भूल एक ऐसी चीज है, पढ़ने में कोई समस्या हो जाए, कभी कभी हम पढ़ा हुआ नहीं, जैसे नहीं लिखा होता है तो हम पढ़ते नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अगर प्रथम कवि भी है वो भी भारतीय है। क्या है? भारतीय। अगर वो भारतीय है और प्रथम है तो भी कौन है? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह कौन है? सेंगर। चलेगा मित्रों?
तो अगर पूछे कि दूसरा लिखने वाला तो शिव सिंह सेंगर और प्रथम भारतीय लिखने वाला तो भी शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने। और किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास। अब इनकी रचना भी एकदम सरल है, इनके नाम पे रचना है, शिव सिंह सरोज, इनके नाम पे ही क्या है? रचना है। और ये रचना का जो प्रकाशन है ना, वो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे लिखा हुआ 1883, तो 1883 में इसकी रचना का प्रकाशन है। लेकिन देखो इसके पीछे लिखा है मित्रों द्वितीय संस्करण। जब रचना है तो द्वितीय संस्करण कैसे भाई? तो मैं बता दूं कि इसने 2 बार संस्करण किए। पहली बार लिखा तो उसमें कुछ कमियां थी। क्या थी? कमियां। तो कमियों को दूर करने के बाद में पुनः प्रकाशित किया, और जब पुनः प्रकाशित किया उसी को इसको प्रकाशन वर्ष माना जाता है। याद रहे, पहली बार लिखा तो इसमें क्या थी? कमियां। फिर कमियों को दूर किया और वापिस लिखा, इसलिए यह क्या है? द्वितीय संस्करण रहेगा। याद कौन? शिव सिंह सेंगर। क्या लिखा? शिव सिंह सरोज। कौन से कवि? प्रयास करने वाले दूसरे। भारत के कौन से कवि? तो पहले। क्या लिखा? शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष 1883। 1800 कौन सा संस्करण है ये? 1883 में दूसरा संस्करण। अब देखो यहाँ पे नोट भी लिखा है, यह पुस्तक सर्वप्रथम 1871। देखो पहली बार प्रकाशित तो 1878 में कर दिया था। पहली बार तो प्रकाशन 1878 में कर दिया था, जो मान्य नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी इसमें कुछ कमियां थी। क्या थी मित्रों? कमियां। फिर इसने दूसरी बार क्या किया? 1883 में इसको विधिवत और अच्छा, मतलब थोड़ा सुव्यवस्थित क्या कर दिया? इसके हिसाब से व्यवस्थित है, कोई दूसरा माने या न माने, इसने अपने हिसाब के इसको व्यवस्थित मान के 1883 में क्या कर दिया? इसको प्रकाशित करवाया, जो इनका क्या था? दूसरा संस्करण था। याद रहेगा मित्रों, 1878 में पहली बार, 1883 में दूसरी बार। लेकिन परीक्षा में पूछिए प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो आपको बताना है 1883। उत्तर क्या होगा? 1883। ठीक है। अब देखो पहली बार तो 1878 में हो चुका था, परंतु अन्य कमियां रही, कुछ त्रुटियां यानी कि गलतियां रही, उसके कारण पूर्ण संशोधन करने के पश्चात 1883 में इसको पुनः क्या करवाया? प्रकाशित। और ये प्रकाशित हुआ का लखनऊ से। कहां से हुआ? ये भी याद रखना, ये सामान्य बात नहीं है। या कभी कभी पूछ लेते हैं कि शिव सिंह सेंगर का प्रकाशन कहां से हुआ था, फिर गए काम से। ताशी की बताओ, इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रसारण कहां हुआ था भाई? आयरलैंड से। याद आया? आयरलैंड से प्रकाशित कमेटी थी। अब इसका शिव सिंह सेंगर ने कहा किया? इसका नवल किशोर प्रेस है। कौन सी प्रेस थी उस समय? नवल किशोर प्रेस, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ करती थी। और वहां से इसका क्या हुआ? प्रकाशित हुई है किताब। कौन सी किताब? शिव सिंह सरोज। कब हुई? 1883। पहली बार कब हुई? 1878। कब हुई? 1878। दूसरी बार जो व्यवस्थित रूप से कब हुई? 1883। अगर पूछे शिव सिंह सेंगर का प्रकाशन वर्ष कौन सा, सॉरी शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो 1883। क्या है मित्रों? 1883। कौन से विद्वान है? इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले दूसरे, और भारत के ऐसे विद्वान जो प्रयास करने वाले पहले। कितने हैं? पहले। चले आगे मित्रों, इसका भी स्क्रीनशॉट के लिए 1 सेकंड का समय मिलेगा आपको। एक एक कवि को अच्छे से समझा रहा हूं मेरे हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो 1 मिनट का समय, 1 सेकंड का, मिनट का नहीं, इतना समय नहीं है। ले लिया? चलो रेडी, आ जाओ फिर अगला है। अभी शिव सिंह सरोज की ही बात कर रहे हैं। ये जो प्रमुख विशेषता है, ये शिव सिंह सरोज की ही है। शिव सिंह सरोज रचना है। विशेष बात देखो, इस पुस्तक में 1003 कवियों या लेखकों का क्या वर्णन किया गया है? कितना किया गया है? ये है शिव सिंह सरोज। कुल कितने कवि? 1003। कुल कितने कवि? 1003 कवियों का जीवन चरित्र किसमें? अब देखो इस कवियों की लेखकों का जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल, इसका कहीं पे भी ढंग से क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। लेकिन ये अविश्वसनीय, इन्होंने थोड़ा मन से लिख दिया। क्या लिख दिया? मन से। अपने तो एक ही बात याद रखनी है, शिव सिंह सरोज में कितने? 1003 कवियों का वर्णन है। प्रकाशन वर्ष कब है? 1883। पहली बार कब हुआ था? 1878। 1800। प्रकाशन कब हुआ? लखनऊ। कहाँ पे?
यूपी पे। कौन सी प्रेस? नवल किशोर। कौन सी है? नवल किशोर। नवल किशोर प्रेस। 1003 कवियों का वर्णन, लखनऊ यूपी से प्रकाशित, पहली बार 1878 और दूसरी बार जो व्यवस्थित रूप से माना जाता है 1883। चले आगे मित्रों, चलो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा लेना चाहो तो ऐसे ही। अगला, अब इस रचना के महत्व क्या है? इस रचना का महत्व क्या है? कौन सी, मैं फिर कहता हूं, अभी तक कौन सी चल रही है? शिव सिंह सरोज। मैं हर बात को बार बार रिपीट करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये समझना है कि ये हमें याद करवाने के लिए कर रहा है। मैं फिर कहता हूं, कब? 1883। 1800 पहली बार कब? 1878। याद रहेगा। कहां से? लखनऊ। कहां से? लखनऊ। अब देखो महत्व क्या है इस पुस्तक में। तत्कालीन समय में, तत्कालीन का मतलब उस समय जब की ये बात हो रही है, उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी की एक जगह रखने की सराहनीय प्रयास किया गया। वेरी गुड। सभी उस समय की जो जानकारी है एक ही जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया गया, तो एक अच्छी बात है। अगले जो कवि है ना, उसको हौसला मिलता है और उनको सहूलियत हो गई। जो अन्य कवि है 19वीं शताब्दी वाले, उनको क्या हुआ, इन किताबों से मैटर मिल गया। क्या मिल गया? मैटर एक ही जगह, ढूंढना नहीं पड़ा अलग अलग जगह पे। ठीक है, जिसमें परवर्ती, यानी कि परवर्ती का मतलब है अब के इतिहासकार, बाद वाले, इनसे जो बाद में आए हैं, जन्मे हैं नए, की राह आसान हुई। क्या हो गई? आसान। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। वेरी महत्वपूर्ण। प्रश्न और उत्तर दोनों लिख रहा हूं और परीक्षा में आएगा, मैं फिर कहता हूं। यहां पे लिख रहा हूं प्रश्न, हिंदी भाषा में लिखित सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर क्या होगा? शिव सिंह सरोज। और चिंता की कोई विषय नहीं है। हम क्या होता है, कंफ्यूज होता है। जब पहला कवि है कौन सा? भारत का, इसमें कन्वर्ट किया था हिंदी में। जब हिंदी का पहला कवि है और तो इसकी किताब भी तो लिखी होगी, तभी तो हमें पता है ना। तो पहले कवि है तो पहला कवि जो लिखेगा किताब भी वही तो पहली होगी। तो बस सिंपल है, शिव सिंह सरोज। चले आगे। इसकी कुछ कमियां देखो। इसकी, शिव सिंह सरोज की, इसकी कमियां कि इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। इसमें भी काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या अलंकृत काल या युगों में किसी में भी कोई भी पार, इसमें भी वही समस्या है गा सद तासी वाली। इसने भी क्या कर दिया, वर्णमाला के हिसाब से क्या कर दिया, कवियों को बांट दिया। वर्णमाला के हिसाब से बांटते हैं ना, तो रीति काल का कवि और आदिकाल का कवि साथ साथ में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? साथ। भक्ति काल का कवि, और तो फिर क्या मजा बिगड़ जाता है। क्या बिगड़ जाता है? मजा। देखो इन जे कवियों की काल क्रम में हिंदी की वर्णमाला, ये देखो वर्णमाला के क्रम से क्या कर दिया, शामिल। अब मुझे बताओ, जैसे ये कबीर है, पिछली बार में यही कबीर है प्लस केशव को पढ़ लेते हैं साथ में, ऐसे कैसे चलेगा भाई? नहीं चलेगा। इसको अपने अपनी जगह पे ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखो दूसरी दूसरी कमी कौन सी है, इसमें घटनाओं का संकलन मन माने ढंग से किया गया। ये जो शिव सिंह जी सरोज थे, शिव सिंह सेंगर जी थे, मैंने कहा था ना इसकी एक कमी रही। इन्होंने क्या कर दिया, कुछ कवियों को अपने मन से, अपने ढंग से इनमें क्या कर दिया, कई विशेषताएं लिख दी, अपने मन मानी कर दी थोड़ी। तो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इस हिसाब से क्या हो गई है, फेल हो गई यहाँ पे। अब देखो तो इस दृष्टि से क्या हो गई है, इनकी कमियां हैं। कमियों की वजह से अब मैंने क्या कहा, याद करो, मैंने एक शब्द कहा था, व्रत संग्रह। मैंने कहा था व्रत संग्रह नाम आते ही आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल की याद आनी चाहिए भाई आपको। आचार्य और हिंदी साहित्य का जब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक आप हिंदी साहित्य का आधुनिक काल तक क्यों नहीं पढ़ लेते हो। जैसे ही व्रत संग्रह नाम आता है, आपको किसकी याद आनी चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। क्या क्यों आनी चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज को भी क्या कहा कि ये भी एकमात्र व्रत संग्रह है कवियों का संकलन का, एकत्र करने का। इसने भी क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी क्या कहा, केवल व्रत संग्रह कह दिया, केवल कवियों का संग्रह है कि एक जगह हमें कवि मिल जाते हैं,
तो अन्य इतिहासकारों को, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों को केवल एक सुविधा मिल गई। क्या मिल गई? लेकिन इन्होंने इसको इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रहेगा याद मित्रों? चलो फिर अगली बात। अगली बात है इसके विशेष तथ्य। क्या है? अभी भी हम शिव सिंह सेंगर की ही बात कर रहे हैं, शिव सिंह सरोज की ही बात कर रहे हैं। विशेष तथ्य क्या है कि ये हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा यानी कि विक्रम संवत 770 तक ले गए। इन्होंने कहा कि जो हिंदी साहित्य का, देखो अब इसको थोड़ा समझते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य कौन कह रहे हैं? शिव सिंह सेंगर। ये कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य जो है ना, उनकी शुरुआत 770 विक्रम संवत से हो रखी है। कब से? 770 विक्रम संवत। मतलब कि ईस्वी की बात करें तो इसमें से भी 57 घटाने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही दूर ले गए, इतना भी दूर नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इन्होंने क्या कहा? देखो कवि, इन्होंने क्या कहा? शिव सिंह सेंगर ने। अब शिव सिंह सेंगर की ये बात पहली, इन्होंने क्या क्या? हिंदी का पहला कवि माना, हिंदी का पहला कवि माना। किसे माना? इन्होंने माना पुष्प। किसे माना? इन्होंने हिंदी कवि का पुष्प। क्या है? पुष्प। इस पुष्प को ही कहते हैं हम पुंड। क्या कहते हैं? पुंड। और इस पुंड को ही कहते हैं पुष्पदंत, जो परीक्षा में आता है। ये परीक्षा में अक्सर आता रहता है। ये पुष्प दंत। याद रखना है, याद रखना है हिंदी साहित्य का पुष्प। अब सवाल क्या आएगा देखो कि पुष्पदंत, पुष्पदंत को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना। किसने माना भाई? शिव सिंह सेंगर। हो गया अपना उत्तर राइट, यही होना चाहिए। तो हिंदी साहित्य का पहला कवि माना पुष्पदंत को, या पुष्प को, या फिर पुंड को। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। याद रहेगा। और इन्होंने प्रारंभिक सीमा हिंदी साहित्य की शुरुआत कहां से मानी? विक्रम संवत 770। चले आगे। अब आ गए डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन। इसको पढ़ेंगे मित्रों कल, इसको पढ़ेंगे कल। तो अब मैं वापस एक छोटी सी बात बोल देता हूं। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा बहुत ढंग का पढ़ा रहा हूं तो आगे लोगों को भेज दिया करो। और लाइक फॉलोवर जो भी मतलब ये इंटरनेट के सिस्टम होते हैं ना मित्रों, वो कर दिया करो। मैं करता हूं आपके लिए। ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो कि मैं जो अभी जहां पे खड़ा हूं, जहां पे खड़ा हूं वो जगह है अजंता क्लासेज, रातानाडा बिश्नोई धर्मशाला के सामने, जोधपुर। यहाँ पे सीईटी टीचर, जिसमें रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सारे के सारे आ जाते हैं। यहाँ तक कि आरएबीएस राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उन सभी परीक्षा के लिए ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। यहाँ पे क्लासेज बहुत अच्छी है, अच्छी अच्छी शानदार जोधपुर की टॉप फैकल्टी को यहाँ पे बुलाया जाता है और शानदार सुमेर सर द्वारा संचालित है ये। मैं भी यहाँ प्रबंधक का कार्य करता हूँ और पढ़ाने का कार्य भी करता हूँ। मित्रों यहाँ पे आइए, 4-5 दिन फ्री में पढ़िए। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, और आप पुनः स्वयं यहाँ पे आओगे और अन्य आपके मित्रों को भी साथ में लेके आओगे। इसी के साथ में आपको भविष्य की शुभकामना देते हुए मैं किशोर राजप्रीत आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।